Hello everyone, I am Mrityunjay Singh and I welcome you to Geology Concepts. जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज अबाउट करंट अफेयर्स जो एक वीकली बेस्ड क्लास रहेगी राइट। मतलब हर हफ्ते जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम कॉम्प्रिहेंसिवली इन क्लासेस के थ्रू डिस्कस करेंगे राइट। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर टिल 14th ऑफ अक्टूबर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे हम उनको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं राइट। सो डायरेक्टली जंपिंग इनटू द करंट अफेयर्स, पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स एज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की, एक बहुत ही वेग पार्ट है ये हमारे सिलेबस का राइट। जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ने जाते हैं तो देर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स जो आप हमेशा फेस करेंगे। सबसे पहली है कि इसका कोई डेफिनाइट सिलेबस नहीं है। मींस कि अगर आप सिलेबस देखते हैं प्रीलिम्स का तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। बट वहां पे कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है कि 6 मंथ के होने चाहिए या 2 इयर्स के होने चाहिए या 1 ईयर के होने चाहिए राइट। सो कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स हमारे को नहीं दे रखा है कि आपको यहाँ से इफ यू फॉलो दिस मैगजीन और दिस साइट ऑफ गवर्नमेंट तो आप सारे करंट अफेयर्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा कोई डेफिनेट सिलेबस यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ने जाते हैं तो आप जितने भी सोर्सेज को फॉलो करते हैं, वेदर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं या कोई मैगजीन को फॉलो करते हैं, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के अराउंड ही आपके करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, और कुछ ऐसी भी न्यूज होती हैं जो मिसलेनियस में काउंट होती है राइट। सो ये हमारे सिलेबस को थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब कि आप अगर सपोज किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर के लिए, ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स तो पूछे नहीं जाने, ठीक है, तो पॉलिटी भी आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी आप पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, सो वहां पे करंट अफेयर्स को उनके साथ पढ़ना बहुत ही एक हेफ्टी टास्क हमें देखने के लिए मिलता है राइट। दूसरा ड्रॉबैक क्या है करंट अफेयर्स का कि इनका आरओआई बहुत कम है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। मतलब आप जितना इसको डिटेल में पढ़ते हैं उतने क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, विच इज पार्शली ट्रू। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको काफी जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप खुद भी प्रिपेयर करते हैं तब भी आप ये फील करेंगे कि करंट अफेयर्स कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन सी थीम्स को प्रायोरिटाइज करें, या कौन कौन से इवेंट्स को हम थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं इन क्लासेस के थ्रू, हम इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले अगर मैं बात करूं डेफिनाइट सिलेबस की, तो देखिए ये पार्शली ट्रू है कि डेफिनाइट सिलेबस नहीं है करंट अफेयर का। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो जीएस का पेपर होता है, मतलब पेपर फर्स्ट, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं जीएसआई कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की बात करूं तो उसका जो पेपर फर्स्ट होता है जिसमें आपसे पॉलिटी भी पूछा जाता है, आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स को थरली करते हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उनको एक आप अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपको, ये पार्ट ऑफ द सिलेबस आपको दूसरे पार्ट ऑफ द सिलेबस में भी हेल्प करने वाला है, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक हो गया। तो यहीं से आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस आपके दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी रहता है। तो पहला और विच लीड अस टू द आरओआई। ठीक है, तो आप इसका आरओआई ऐसे मेजर कर सकते हैं कि भले ही इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में ना देखने के लिए मिले, बट यस पेपर कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस रहता है, किससे, करंट इवेंट से इन्फ्लुएंस रहता है राइट। सो इसी को देखते हुए हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकाला है। पहला तो हमारा जो कंटेंट होगा वो कंसाइज होगा। ठीक है, कंसाइज कंटेंट पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू 100 करंट अफेयर्स फॉर अ वीक। ठीक है, 100 करंट अफेयर्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, प्रोबेबल
जो हमारे एक्सपीरियंस से कि हाँ ये जो क्वेश्चन है शायद आपके पेपर में देखने के लिए मिले, तो उनको ही हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है टू द पॉइंट रहेगा, जो हमारा करंट अफेयर्स रहेंगे वो टू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए विद दैट नोट लेट्स डाइव इनटू द करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कंट्री का फर्स्ट हमारा क्यूआर बेस्ड चालान सिस्टम जो है वो गुरुग्राम में मॉल्स में लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो ये एक मशीन बनाई गई है जिसमें जितने भी आपके व्हीकल के रिलेटेड चालान रहते हैं, ट्रैफिक चालान रहते हैं, आप उनको अपने व्हीकल नंबर डाल के, रजिस्टर्ड नंबर डाल के आप वो चालान जो है वो डिजिटली पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूआर बेस्ड जो कोड्स होते हैं उनके थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पेमेंट करते हैं दुकान पे जाके, ठीक है, वैसे ही आप चालान को भी इजीली पे कर सकते हैं। अच्छा, इसको डेवलप किया है गुरुग्राम पुलिस अथॉरिटीज ने और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट ने, ठीक है। सो और ये आपके मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सो दैट लोग जो है एक इजीली अपने पेंडिंग चालान्स को पे कर सके और पुलिस डिपार्टमेंट का भी जो लोड है वो कम हो सके, ठीक है। इसको इसके लिए बनाया गया है। इट इज फर्स्ट ऑफ इस काइंड, ठीक है, पहला है। और सिटी कौन सी है? गुरुग्राम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, दूसरी न्यूज जो इस महीने की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेचुरल फार्मिंग गेन्स ट्रैक्शन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीने हिमाचल प्रदेश के लिए एक क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हमें देखने के लिए मिले काफी सारे हिमाचल प्रदेश में, लैंडस्लाइड, फ्लड, एक्सेट्रा, राइट। सो उसके बाद हिमाचल प्रदेश इज कमिंग बैक, ठीक है। तो सबसे पहला मेन एम क्या है हमारा कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस रखें, ठीक है। हमारा पूरा कंट्री इनफैक्ट अभी इस समय पे किस पे फोकस कर रहा है? एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है। काफी सारी स्कीम्स की हम बात करेंगे, जैसे इस न्यूज में भी देर इज पर्टिकुलर स्कीम जो आपको याद रखनी है फॉर द पेपर, जो कि है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, PK3Y, ठीक है। इसको PK3Y भी बोलते हैं। ये लॉन्च हुई थी 2018 में। कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगेन, प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, आप नाम समझ सकते हैं कि ये प्रमोट करेगी नॉन केमिकल नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ इससे बेटर होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी है, सेट्रा NF, ठीक है। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन सिस्टम क्या है? सर्टिफिकेशन एवोल्यूशन टूल है फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालाइजिंग नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। मतलब जो फार्मर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं नेचुरल फार्मिंग को, वो अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। इसमें 3 फार्मर्स की जरूरत पड़ती है। सपोज अगर मैं एक फार्मर हूँ हिमाचल प्रदेश में और मुझे सर्टिफिकेशन लेना है, तो मेरे को 2 असेसमेंट करने के लिए 2 और फार्मर्स चाहिए होंगे। देर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और मेरे को ऑनलाइन जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिसेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आई कैन गेट अ सर्टिफिकेशन, जिससे मैं वेरीफाई हो जाऊंगा कि मैं नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस करता हूँ हिमाचल प्रदेश में, विच इज अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टूल है डेवलप्ड अंडर PK3Y, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, सेट्रा NF और प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, PK3Y योजना जो है ये किस में कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग को हमारे हिमाचल प्रदेश में बूस्ट करने के लिए, ठीक है, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं तो कुछ और हमारी योजना जो इस हफ्ते न्यूज में रही है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो है हमारी कौन सी? पीएम धन धन्य कृषि योजना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में रिपीट हो चुकी है। पीएम धन धन्य कृषि योजना बेसिकली ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देर इज हम इसमें 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स को एग्रीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं इसमें? 100 अक्रॉस 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया, हम 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे एग्रीकल्चर को हम बूस्ट करने वाले हैं, ऐसे 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल
डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, जिसमें 100 ही हमारे सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स क्या करेंगे, बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करेंगे 36 स्कीम्स को टू एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया, ठीक है, टू एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। तो 36 स्कीम्स जो है इसमें हमारी क्या करेंगे, 11 डिपार्टमेंट से इन 100 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। साथ ही साथ हमारा इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इन्हीं 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक प्लान बनाया जाएगा जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान इन्हीं 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये किसके अंडर कर रहे हैं हम, पीएम धन धन्य कृषि योजना, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जाएगा टू एनहांस फार्मिंग इनकम, ठीक है। एवरी फील्ड विल बी इरिगेटेड, एवरी क्रॉप टू बी डाइवर्सिफाई, इंश्योरिंग इजी एक्सेस टू क्रेडिट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, मतलब पंचायत लेवल पे पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज को भी एनहांस करा जाएगा। साथ ही साथ ये जो 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है इनके क्राइटेरिया क्या है, लो प्रोडक्टिविटी इनका एक वन ऑफ द क्राइटेरिया आप मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको दूसरा क्या याद रखना है, धन धन्य कृषि योजना में आपको याद रखना है कि सबसे टॉप पे कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पेपर में कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, यूपी में आप समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता होगा, पर यहाँ के 12 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, महाराष्ट्र के अप्रोक्स 9 डिस्ट्रिक्ट, एंड थर्ड नंबर पे एमपी और राजस्थान को आप मान सकते हैं, ठीक है। इनके 8 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सिलेक्ट किया गया है, तो ये डाटा भी याद रखिएगा। ये किससे एसोसिएटेड है, धन धन्य कृषि योजना से एसोसिएटेड है। एक और हमारी स्कीम जो है आत्मनिर्भर मिशन, बेसिकली मिशन है, स्कीम तो नहीं है, पर मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस को हम ज्यादा प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट कि आप राइस फेलो एरियाज जो होते हैं, ठीक है, राइस फेलो एरियाज मतलब जब राइस लगाने के बाद जो एरिया बैरन पड़ जाता है, मतलब खाली हो जाता है, उसमें आप क्या उगाइए, पल्सेस को उगाइए, ठीक है। पल्सेस एक नेचुरल फर्टिलाइजर का भी काम करती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे रही है, एमएसपी भी दे रही है, ठीक है। यहाँ पे भी याद रखिएगा गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है। नाउ दीज आर द सेंट्रल स्कीम्स, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्कीम्स हैं, दो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, ठीक है। तो इनके अराउंड जो भी डेवलपमेंट होगा हम उनको आने वाली क्लासेस में भी बात करते रहेंगे, बट आपको अभी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सीड टू मेक सेल्फ रेजिलिएंट इन प्रोडक्शन, improve storage and management system to ensure that farmer get full cost and benefit of their product, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, धन धन्य कृषि योजना याद रखिएगा, इट इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इसके साथ क्या याद रखेंगे आप, प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना। देर इज ऑल्सो अनदर योजना विच इज इन न्यूज दिस वीक, सूर्य घर योजना, जिसे हम बोलते हैं PMSGY, क्या बोलते हैं, सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना। नाउ ये क्यों है, क्योंकि ये न्यूज में क्यों है, एक तो पीएम सूर्य घर योजना के बारे में आप समझ लीजिए कि ये मुफ्त बिजली योजना इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एम्ड एट प्रमोटिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन रेजिडेंशियल होम, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि आजकल सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो ये उसी के लिए है कि हर घर मुफ्त बिजली, मतलब रूफ टॉप पे जो है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडाइज रेट्स पे आपको जो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, वो आपके रूफ टॉप पे लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो बिजली है, घर की जो बिजली है, आप उसको प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। आप सेल्फ सफिशिएंट हो सके कि अपने घर की बिजली एटलीस्ट आप खुद प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसका टारगेट याद रखिएगा, टू बी इंस्टॉल 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम, जिसका 40 गीगावाट टोटल कैपेसिटी के हमें कब तक लगाने,
2027 तक, ठीक है। तो टारगेट कब तक का है? 2027 तक का। और कितनी एनर्जी के लिए? 40 गीगावाट्स। कभी कभार आपसे पेपर में असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, या आपको जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज एंड लोन्स टू एनकरेज हाउस टू जनरेट देयर ओन क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डिस्कॉम्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, सूर्य घर योजना, टारगेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, इसके साथ हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है इस वीक की? ग्रीन सी टर्टल को अपग्रेड कर दिया गया है। इनका स्टेटस आईयूसीएन लिस्ट आप पढ़ ही रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम पूरे जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स है कंट्री के उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं स्टेट वाइज। तो उसी में हम आईयूसीएन एक टॉपिक हमने पढ़ा था, रेड लिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो रेड लिस्ट में ही जो ग्रीन सी का जो स्टेटस था उसको क्या कर दिया है? अपग्रेड कर दिया है एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न पे, ठीक है। एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न में इसको अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये क्या है? एंडेंजर्ड क्या होता है? लीस्ट कंसर्न क्या होता है? आईयूसीएन क्या है? इंडिया कैसे इसमें इन्वॉल्व है? इस बारे में आप उन सीरीज के थ्रू आप जान सकते हैं। अगर बात करें ग्रीन सी टर्टल की तो ये कहाँ मिलते हैं हमें? आपको लक्षद्वीप में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और अंडमान एंड निकोबार में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं, ठीक है। साथ ही साथ ग्रीन सी टर्टल क्या है हमारा? की स्टोन स्पीशीज है, ठीक है। इन ट्रॉपिकल मेराइन environment they maintain coral reef, sea grass, meadows which support diverse marine life, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। दूसरी बात क्या आपको याद रखनी है इसी न्यूज के साथ साथ? आपको याद रखना है स्टेटस ऑफ सील, ठीक है, जो आपको आर्टिक और एंटार्क्टिक ओशन के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे आपको एक जानवर देखने के लिए मिलता है सील। आपने देखा होगा नेट जियो पे और डिस्कवरी चैनल पे, ठीक है। तो वो सील जो है इसका भी आईयूसीएन स्टेटस चेंज किया गया है। एक इसमें होती है हुडेड सील, हुडेड सील, इसको वनरेबल से एंडेंजर्ड कर दिया गया है, इसका क्राइटेरिया, राइट। एक होती है बियर्डेड और हार्प सील। इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेड, ठीक है। इसका स्टेटस क्या कर दिया गया है? नियर थ्रेटेड। ये कहाँ मिलती है? आर्टिक नेशन और अटलांटिक नेशन के अराउंड। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ इस वीक के लिए, ठीक है। इंडिया भी लॉन्च करने वाली है, जैसे आईयूसीएन रेड लिस्ट आप पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे साथ, वैसे ही अब इंडिया की भी एक रेड लिस्ट लाने वाला है इंडिया, ठीक है। ऑलमोस्ट ला चुका है, ठीक है। इसका जो इंडिया लॉन्चेस इज नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट, कब लॉन्च किया है? आईयूसीएन कांग्रेस में, मतलब आईयूसीएन जो सबमिट हुआ था, आप एक सबमिट समझ सकते हैं। आईयूसीएन, आईयूसीएन कांग्रेस में जो हुआ था कहाँ पे? आबू धाबी में, ठीक है। आबू धाबी में हुआ था। 9 अक्टूबर को इंडिया ने क्या करा है? 9 अक्टूबर 2025 में इंडिया ने क्या करा है? अपनी आईयूसीएन लिस्ट को, वो नेशनल रेड लिस्ट पब्लिश करने के लिए, पब्लिश करना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि हम एक अपनी रेड लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप आईयूसीएन की रेड लिस्ट देखते हैं वैसे ही अब इंडिया अपनी एक रेड लिस्ट बनाएगा जो इंडिया में स्पीशीज है उनके लिए। ये प्लान की गई है पब्लिश करने के लिए फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है, जो साइट्स पे आपको देखने के लिए मिलेगी 2030 में। 2030 तक बेसिकली ये तैयार हो जाएगी। बट आपको याद क्या रखना है? इंडिया की नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है 9 अक्टूबर को। कहाँ इंडिया ने कहाँ इसको प्रपोज किया है? आईयूसीएन कांग्रेस में, जो कि कहाँ हुई थी? आबू धाबी में 9 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा इसके साथ। मूविंग अहेड, प्रेसिडेंट मुर्मू मीट सिद्धि ट्राइब
और जिस एजुकेशन नाउ हमसे कभी कभार डायरेक्टली ट्राइब्स के बारे में पूछ लिया जाता है या मैच द फॉलोइंग आपके पास आ सकता है। तो हर वीक जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब रहेगी हम उसको जो है थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे सिद्धि ट्राइब है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो एपेक्स बॉडी है, नॉमिनल जो हेड है हमारे कंट्री के, फर्स्ट पर्सन जो है हमारी कंट्री के, उन वो मिले हैं किससे, सिद्धि ट्राइब से। नाउ सिद्धि ट्राइब जो है ये अफ्रीकन ओरिजिन की ट्राइब है, जो आपको गुजरात, जूनागढ़ रीजन में आपको देखने के लिए मिलती है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, सिद्धि ट्राइब। प्रेसिडेंट इनसे मिले थे टू एनकरेज एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम के बारे में इनको बताने के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग मेथड्स को डिस्कस करने के लिए। इट इज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पीवीटीजी में आते हैं ये लोग, ठीक है। कहाँ हम देखने के लिए मिलते हैं आपको, गुजरात रीजन में देखने के लिए मिलते हैं। किस ओरिजिन के हैं, अफ्रीकन ओरिजिन के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो ट्राइब जो इस बार न्यूज में रही है, वो दूसरी ट्राइब कौन सी है, आक्रोश, मरहाला, राइट। ये कहाँ की ट्राइब है, ये ट्राइब आपको देखने के लिए मिलेगी झारखंड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दो ट्राइब हमने डिस्कस करी है। थर्ड इज, थर्ड आपको क्या याद रखना है, थर्ड आपको याद रखना है फेस्टिवल्स, ठीक है। तो कुछ ट्राइबल फेस्टिवल्स भी इस हफ्ते न्यूज में रहे हैं। जैसे पहला ट्राइबल फेस्टिवल है मेरा हो चोंगबे, चोंगबा, मेरा हो चोंगबा, राइट। मेरा हु चोंगबा ये कहाँ का है, ट्राइबल फेस्टिवल है। नाउ दिस इज फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चारा डीओ, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है, चारा डीओ, फिशिंग फेस्टिवल, चारा डीओ फिशिंग फेस्टिवल, ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है, असम का है, राइट। तो ये दोनों याद रखिएगा, सिद्धि ट्राइब याद रखिएगा, अप्रोच मोराला रैली ट्राइब याद रखिएगा, ठीक है, दो झारखंड की है, राइट। सिद्धि ट्राइब कहाँ की है, गुजरात की है, राइट। और चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर में आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। सो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इसके अराउंड डेवलपमेंट थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है, न्यूज के अराउंड डेवलपमेंट थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा है प्रोटेस्ट इरप्ट्स ओवर सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नाउ सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, पहली बात तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारा, किसके ऊपर, सुबनसिरी रिवर के ऊपर। ये अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है कि इसका फ्लो के साथ थोड़ा सा अ, वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपने देखा ही है कि अभी दार्जिलिंग में भी फ्लड आया, और जो हमारा सेवन सिस्टर्स का जो रीजन है वहाँ पे अभी जो वेदर डिजास्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये एक अभी न्यूज में रहा है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो जिसकी कैपेसिटी कितनी थी, 2000 मेगावाट डैम था ये, ठीक है। अच्छा, सुबनसिरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पेपर के लिए हमारे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सुबनसिरी रिवर। नाउ सबको पता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं, और ये भी देखेंगे कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सुबनसिरी की अगर बात की जाए तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये समझ लीजिए हमारी कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको ट्रिब्यूटरीज बनाता हूँ। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, दिहांग, ठीक है।
सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? दिहांग। उसके साथ ही मिलती जुलती नाम सिमिलर है, दिबांग। दिबांग। लोहित। लोहित। राइट। ये तो हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? एक हमारी सुबनसिरी जो आप पढ़ के आए। सुबनसिरी। उसके बाद कौन सी आती है? कामिंग। कामिंग। उसके बाद यू विल फाइंड मानस। मानस। एक और रिवर जो अभी न्यूज में रही है, कौन सी है? संकोश। ठीक है। एक रिवर जो आसाम से आपको देखने के लिए मिलती है, भूटान में, आसाम में इसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है, तीस्ता। राइट। सो ये कैसी है? सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। वहीं अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूँ, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाती है हमारी? एक, अच्छा यहाँ पे एक आइलैंड भी पड़ता है अगर आपको याद हो तो। इस आइलैंड का नाम मुझे बताइए। राइट, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक हमारी है दिहांग, दिबांग तो आपने देखी ली, लोहित भी आपने देखी। एक इनके साथ ही एक और नाम सुनेंगे आप, दिसांग। दिसांग। और एक आप यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है धनसिरी। राइट। सो दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। राइट, बट लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पता कैसे चलता है? जिस तरफ रिवर का फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी राइट हैंड साइड पे आती है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, हम उनको लेफ्ट बैंक या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरह डिनोट करते हैं। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। राइट। और ये हमारा तिब्बत रीजन से होते हुए आती है। राइट। और नामचा बारवा के से ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है। आफ्टर टर्निंग फ्रॉम दी नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। वहां पे आपको दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी जैसी रिवर्स आपको देखने के लिए मिलती है। इसी रिवर पे आपका क्या है, जो है डैम, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम जो है वो बनाया जा रहा था। एक और हाइड्रो पावर डैम जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, वो है चेनाब पे। ठीक है। जिसका नाम है सुआलकोटे। सुआलकोट। सुआलकोट ये किस पे है? चेनाब पे। अब चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब आपको पता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। अगर आपको रिवर सिस्टम नहीं पता है इंडिया का, तो डोंट वरी, हम उसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास करेंगे जिसमें हम सारी रिवर सिस्टम अच्छे से, उनकी ट्रिब्यूटरी, उनका सोर्स, सबको रिवाइज करेंगे। ठीक है, मतलब लर्न करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करने के लिए आसान रहेगा। अब अगर मैं चेनाब का अगर ओरिजिन पूछूं, तो चेनाब ओरिजिनेट करती है कहाँ से? चेनाब ओरिजिनेट करती है बारह लांचला पास के अराउंड। ठीक है। बारह पास, जो हिमाचल प्रदेश में, वहां यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है। अच्छा, ये दो पार्ट्स में इट इज बेसिकली, चेनाब जो है, ऑल्दो इट इज अ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है,
बाकी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पहले चेनाब में मिलती है और चेनाब फिर मिठानकोट में इंडस से मिलती है, राइट। सो ये हम पढ़ेंगे उसमें, बट बेसिकली चेनाब बनती कैसे है? चेनाब बनती है मिक्सचर ऑफ टू, मतलब कंफ्यूजन ऑफ टू रिवर्स से। एक आती है हमारी ऊपर से जिसे हम होते हैं चंद्रा, चंद्रा, और एक रिवर आती है हमारी नीचे से जिसे हम बोलते हैं बागा, ठीक है। और ये मिलती है हमारी कहाँ पे? टांडी पे, राइट। टांडी से ये वेस्ट फ्लो इसका आपको रिवर का देखने के लिए मिलता है, राइट। इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा से भी डिनोट किया जाता है। चंद्रभागा से भी इसको डिनोट किया जाता है, राइट। सो ये भी याद रखिएगा। और बारालांचला पास के पास से ये जो है रिवर जो है, टांडी जो विलेज है हमारा, ये वहां से ओरिजिनेट करती है। इसी के ऊपर एक हाइड्रो पावर डैम जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा पिछले महीने, राइट। सुआलकोट नाम है इस हाइड्रो पावर डैम का, राइट। और भी इसके अराउंड चेनाब के ऊपर और भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चेनाब के ऊपर दूसरे इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं? सलाल, सलाल डैम, राइट। दो, और कौन सा है हमारा? बागलिहार, बागलिहार डैम, राइट। दुलहस्ती, दुलहस्ती डैम। और जो अभी रिसेंटली आप जो न्यूज में देख रहे हैं, सुआलकोट डैम, सुआलकोट डैम, ठीक है। अच्छा, पेपर में आपसे मैच दी फॉलोइंग आ सकता है कि कौन सा डैम किस जगह पड़ता है, तो ये रेसाई रीजन में पड़ता है, ठीक है। ये रामबान रीजन में पड़ता है, रामबान रीजन में बोलता है। किश्तवाड़, किश्तवाड़ रीजन में पड़ता है, राइट। और सुआलकोटे भी रामबान रीजन में देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। ये सारे जम्मू कश्मीर के रीजन, ठीक है। सारे कहाँ के रीजन है? जम्मू कश्मीर के रीजन है। ऑल्दो ओरिजिनेट ये हिमाचल प्रदेश से होती है, पर फिर इसका फ्लो किस तरफ है? जम्मू कश्मीर की तरफ है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के रीजन है? जम्मू कश्मीर के रीजन है। मूविंग अहेड। अच्छा हाँ, इससे याद रखिएगा कि सुबनसिरी का भी क्या ओरिजिन कौन सा है? माउंट पोरोम, ठीक है, माउंट पोरोम। ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सुबनसिरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? टिबेटियन रीजन से ओरिजिनेट होती है, माउंट पोरोम इसका जो है ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेनाब रिवर जो है हमारा रामबान डिस्ट्रिक्ट में, रिसाई डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपका प्रपोजल कहाँ है? रामबान डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब के ऊपर है, गेट क्लियरेंस। तो ये सुआलकोट जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है, राइट। पिछले महीने की न्यूज है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, राइट। नाउ मूविंग अहेड, इस महीने की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है, मतलब इस महीने की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है हमारी? कि जीआईएस मैपिंग को इंटीग्रेट किया गया है जल मिशन प्रोग्रेस में। बेसिकली एक यूनियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ मेजर स्टेप टू एनहांस जल जीवन मिशन by integrating all drinking water asset into PM Gati Shakti platform. This geographical information system based platform will enable precise mapping and management of rural वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पहली बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन JJM ये लॉन्च किया गया था कब? 2019 में। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में, ठीक है। बेसिकली इस मिशन के पीछे एक ही मोटिव था, टू प्रोवाइड वाटर कनेक्टिविटी टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। क्लीन वाटर कनेक्टिविटी जो है हर रूरल हाउस होल्ड में देने के लिए इसको प्रोग्राम किया गया था, 2019 में लॉन्च हुआ था। बात करते हैं दूसरे की, गति शक्ति, गति शक्ति मिशन। गति शक्ति मिशन बेसिकली क्या था? इट एम्स टू ब्रेक इंटर मिनिस्ट्रल, जो हमारी बेसिकली इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्रिज, ठीक है, जो काफी सारी मिनिस्ट्रीज को
कनेक्ट करता है, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जल शक्ति मिशन को हमने देखा कि गति शक्ति प्लेटफॉर्म जो है वहां पे अप्रोक्सीमेटली 16 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इंटीग्रेटेड है, वो अपना डेटा शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस ले सके, ठीक है, विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो ये कनेक्टिविटी है बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ये सिस्टम जो है गति शक्ति प्लेटफॉर्म क्या है, एक कनेक्टिविटी की तरह फॉर गुड गवर्नेंस ये फंक्शन करता है हमारी कंट्री में, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था, अगर गति शक्ति की बात करें तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके 6 पिलर थे, जिसमें से एक पिलर क्या था, एक पिलर था इसमें, सी इसके 6 पिलर्स हैं। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड क्लास करेंगे बिकॉज इट इज अ मिशन, ठीक है, काफी सारे इसके अराउंड डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं 6 पिलर्स, तो उनको हम एक एक करके समझेंगे। बाकी आज की क्लास में हम बात करें तो इसके 6 पिलर्स थे, जिसमें से एक पिलर था एनालिटिकल कैपेबिलिटीज का। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज का, राइट। इसी के अंडर आता है हमारा GIS मैपिंग, ठीक है, जिसकी हेल्प जल जीवन मिशन में ली गई है रिसेंटली, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, गति शक्ति क्या है, जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था। दिस द मूव प्रोमिसेस इंप्रूविंग प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्कीम्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो काफी सारी जितने भी हमारी GSI मैपिंग हुई है फॉर बाय द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे GIS मैपिंग हुई है बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे GSI करता है या हमारा कोई भी दूसरी मिनिस्ट्री करती है हमारी कंट्री में, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है, ठीक है। तो उनकी मैपिंग को ही यूज करके हमारा क्या किया गया है यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट किया गया है जल जीवन मिशन से, ताकि हम बेटर प्लानिंग कर सके, वाटर के जो सोर्सेस है उनको लोकेट कर सके, ठीक है, प्रिसाइज मैपिंग मैनेजमेंट ऑफ रूरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस कर सके, ठीक है। ऐसी इन्हीं चीजों के लिए हमने क्या करा है, गति शक्ति की हेल्प ली है जल जीवन मिशन में, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। इंडिया शोकेसेस पीएम कुसुम सोलर स्कीम टू अफ्रीका, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा, गति शक्ति के ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं एक बार हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपको अभी के लिए थोड़ा सा उनके अराउंड क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ इंट्रोडक्शन, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पीएम कुसुम सोलर स्कीम के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो 2019 में ही लॉन्च की गई थी, ठीक है, ये 2019 में ही लॉन्च की गई थी। इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमने करना क्या था, मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रही थी इसमें कि यहाँ पे हम प्रमोट कर सके, ये सेंट्रली लॉन्च इनिशिएटिव था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। किसके लिए करा था, सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सोलर एनर्जी को कहा किस सेक्टर में इंट्रोड्यूस करना था, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। सो बेसिकली ये स्कीम प्रॉमिस करती है दो चीजें। पहले तो एक तो हमारी सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा वाटर वाटर सिक्योरिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर अगेन, ठीक है। तो सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब ये वाटर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना था, बेसिकली हमने इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं इस स्कीम में, ठीक है। तो 3 मेन कंपोनेंट क्या थे, 3 मेन कंपोनेंट ये थे कि पहली बात तो हम लोग बैरन लैंड जो होती है हमारे फार्म एरियाज में, कभी कभार कोई एरिया ऐसा हो जाता है कि वो बैरन हो जाता है, या कोई ऐसा लैंड का पीस जो अनयूज रहता है उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो अनयूज्ड लैंड का यूटिलाइजेशन,
पहला इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था। दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वाटर सिक्योरिटी से एसोसिएटेड था, जिसमें हम स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप इंस्टॉल कर रहे थे। स्टैंड अलोन सोलर वाटर पंप, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो पंप्स हैं ये किससे रन कर रहे हैं, किस एनर्जी से रन कर रहे हैं, सोलर एनर्जी से रन कर रहे हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी से ये पंप्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, ताकि वाटर सिक्योरिटी जो है उसको एनहांस करा जा सके फार्म या एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट भी इसका ये था कि हम सोलराइजेशन करें ऑफ एग्जिस्टिंग पंप्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उनका भी सोलराइजेशन हम इसमें कन्वर्ट करें, ठीक है। मतलब ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप को रिड्यूस करें, डीजल कंजम्पशन को जो है हम अपने फार्म एरियाज में उसको कम करें, ठीक है। अब इस न्यूज में दूसरी चीज आपको प्राइमरली क्या नोटिस करनी चाहिए, ये जो पीएम कुसुम सोलर एनर्जी स्कीम थी, इसको इंटरनेशनल किया गया है, मतलब इसको अफ्रीका में इंट्रोड्यूस करा गया है। नाउ इट इज अ इंटरनेशनल स्कीम लेड बाय इंडिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नाउ आईएस से जो है हमारा एक अलायंस था, जिसको फॉर्मुलेट किया गया था, कब इसको फॉर्मुलेट किया गया था, 2015 में। कब किया गया था, 2015 में, अंडर कोप 21, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, उस समय बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड न्यूज में रहता था। अच्छा, ये किस किस के बीच में था, ये अलायंस किस किस के बीच में था? मेजरली ये अलायंस था इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये जो अलायंस था इसको फॉर्म किया गया था 2015 में। दूसरी बात क्या है, आपको इसका हेडक्वार्टर कभी कभार पूछ लेता है आज भी पेपर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में, ठीक है। इसका भी सेम मोटिव था कि हम मतलब सोलर एनर्जी को इंटरनेशनली जो है उस सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ा सके, मतलब सोलर एनर्जी में डेवलपमेंट, इस एनर्जी को लेके डेवलपमेंट ज्यादा कर सके, ठीक है। इसलिए सोलर अलायंस ये फॉर्मुलेट हुआ था 2015 में कोप 21 में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसी के थ्रू जो पीएम कुसुम सोलर एनर्जी स्कीम है, इसको अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस स्कीम फोकस ऑन इम्प्रूविंग रूरल एनर्जी एसेस एक्सेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यूजिंग सोलर पावर, ठीक है। हमने देखा कि सोलर पंप्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ठीक है। और सोलर जो आपका सोलर डिवाइसेस होता है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक या मुफ्त बिजली जो है वो प्रोड्यूस की जा सके, तो ये इस स्कीम का एम था, राइट। सो ये अभी हाईलाइट दोबारा से हुई है, ठीक है, क्योंकि इसको अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अराउंड हमने डेवलपमेंट के बारे में बात करी। नाउ मूविंग अहेड, मांगला पास। अभी तक आपने न्यूज में पढ़ा है कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है? उमिंगला, ठीक है। नाउ दिस ला स्टैंड फॉर पासिस, किस लिए यूज होता है? पासेस के लिए यूज किया जाता है। लद्दाख रीजन में उमिंगला एक पास है। पास बेसिकली क्या होता है, जब दो माउंटेन रेंज के बीच में जो रास्ता होता है, एक माउंटेन रेंज से दूसरी माउंटेन रेंज में जाने के लिए, या दूसरी माउंटेन रेंज से दूसरी माउंटेन पहली माउंटेन रेंज में आने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं, ठीक है। तो उमिंगला जो था हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास था, अब उसको सरपास करके कौन सा बन गया है? मिंगला, मिगला, ठीक है, मिगला पास। नाउ अगेन इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ, ठीक है, अंडर हिज प्रोजेक्ट हिमनक, ठीक है। प्रोजेक्ट हिमनक ये स्टार्ट हुआ था 1985 में। अगर इसके अराउंड हम थोड़ी सी बात करें, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1985 में, जिसमें हमने प्रोजेक्ट किया था कि हम एलएसी के अराउंड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड, जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, उसके अराउंड हम लोग रोड्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके। वैसी आज के टाइम पे मिंगला जो वर्ल्ड मोटरेबल हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनी है, पास बना है, वो कौन से रीजन में लोकेटेड है? हांगले रीजन में, लद्दाख के, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए, बीआरओ के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़े बहुत दूसरे डेवलपमेंट्स भी हैं
जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमने अभी बात करी। अब ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, जैसे हमने मिंगला पास के बारे में पढ़ा, उमिंगला पास के बारे में पढ़ा, एक मिंटिका पास आपको याद रखना है पेपर के लिए। मिंटिका पास, ठीक है, ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पड़ता है, ठीक है, ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में मिंटिका पास, ठीक है। दूसरा है हमारा अघिल पास। ये भी कहाँ पड़ता है आपको, लद्दाख रीजन में, नॉर्दर्न इंडिया में आपके देखने के लिए मिल मिल जाएगा। एक दूसरा पास है हमारा खुंजेरब। खुंजेरब पास, ये भी लद्दाख के पास है, बहुत फेमस पास है, ठीक है। परापिक, ये कुछ पास अभी कुछ महीनों पहले न्यूज में रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं। वैसे भी आपके स्टैटिक पोर्शन में भी हम इनको पढ़ेंगे, बट ये सारे कहाँ के पास है, लद्दाख के पास है। उमिंगला और मिंगला पास को नहीं भूलेंगे, पहले सबसे हाईएस्ट कौन सा था, उमिंगला, उसको सरपास किसने किया है, मिंगला पास ने, ठीक है। एलएसी जो हमारे लाइन ऑफ एक्टर कंट्रोल है, उसके अराउंड हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रोजेक्ट के अंडर कर रहे हैं, हिमनॉक, राइट, लेड बाय डीआरओ। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इनॉग्रेट हो चुकी है, राइट। अरुणाचल प्रदेश का बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, नामचिक नामफुक रीजन में, ठीक है, कोल ब्लॉक इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, नामचिक नामफुक रीजन जो है हमारा, अरुणाचल प्रदेश इज सेट टू बिगिन इट्स कोल माइनिंग जर्नी विद द लॉन्च ऑफ नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक। याद रखिएगा, नामचिक नामफुक, दो तीन बार लिख के देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 6 अक्टूबर 2025 की ये न्यूज है। दिस इवेंट विल लेड बाय यूनियन कोल मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी, हु विल परफॉर्म भूमि पूजन एंड ऑफिशियली हैंड ओवर द माइनिंग लीज। इसकी वजह से अब इस रीजन में जो इनलीगल माइनिंग होती थी और जो पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो ऐसी प्रॉब्लम से हमें आप देखेंगे कि इससे हमें रिलीफ मिलेगा, ठीक है। दिस मार्क्स a major milestone for the state and northeastern region mining sector, ठीक है, इकोनॉमिक बूस्ट भी होगा, यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हमारा जो पीएम का मिशन है कि हमें डेवलप करना है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, तो उसका विजन का एक हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 6 अक्टूबर को, तो ये इस वीक का हाईलाइट था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नामचिक नामफुक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा आपसे पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ this the most important news of this week is deck cleared for METRI सेकंड। METRI सेकंड क्या है, एक एंटार्क्टिका का रिसर्च मिशन है, ठीक है, इंडियाज न्यू एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन METRI सेकंड। India is set to chart new frontier in Antarctic icy wilderness, right? So India का जैसे आपने मैत्री फर्स्ट सुना होगा, so there are many different projects जो ऐसे हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं एंटार्क्टिका में, ठीक है, उसमें से मैत्री सेकंड जो है इसको क्लियरेंस मिल गया है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैत्री सेकंड इंडिया अपकमिंग एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन, ठीक है। काफी सारे रिसर्च स्टेशन है, जैसे कि मैं अगर बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन की, तो सबसे पहला कौन सा था हमारा, दक्षिण गंगोत्री। अब तो ये बंद हो गया है, राइट, दक्षिण, अभी कैंप की तरह यूज किया जाता है, इसको स्टार्ट किया था 1983 में, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री वाज द फर्स्ट वन, राइट। फिर आया था हमारा मैत्री फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो आप न्यूज पढ़ रहे हैं आज, ये भी 1983 में हमने इसको स्टार्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, इसको देख लेंगे, अभी शायद मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, बट 1983 में इसको स्टार्ट किया था। देन हमारा एक मिशन था भारती, ठीक है, भारतीय मिशन था, भारतीय मिशन 2012 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। भारतीय स्टेशन जो अभी अंटार्कटिका में है, इट इज करेंटली इन फंक्शन,
ठीक है, भारतीय स्टेशन। और अब 2030 में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैत्री सेकंड। ठीक है, तो ये कब इनॉग्रेट हो जाएगा, फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, 2029 के अराउंड। ठीक है, 2029 के अराउंड। द न्यू बेस विल बी बिल्ड इन ईस्टर्न एंटार्क्टिका एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय जनवरी 2029। ठीक है, द लोकेशन इज ईस्टर्न एंटार्क्टिका, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इन सब की लोकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ओवर 7 ईयर प्रपोजल है, अभी 7 साल का प्रपोजल है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको गवर्न किया जाएगा। अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, टू स्ट्रेंथ इंडियन लॉन्ग टर्म साइंटिफिक प्रेजेंस एंड पोलर रिसर्च कैपेबिलिटीज, इसके लिए इसको लिया गया है। एनसीपीओआर गोवा जो है इसकी नोडल जो है बॉडी बनेगी। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री भारती और मैत्री सेकंड की। सो दक्षिण गंगोत्री जैसे हमने बात करी 1983 में, राइट, 1983 में। मैत्री फर्स्ट 1989 में, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत हो गए, 1989 में था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा जिसने लिख लिया है। ठीक है, मैत्री फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, 1989 में। ठीक है, ये भी एक ईस्टर्न अफ्रीका में ही लॉन्च किया गया था, मैत्री फर्स्ट। ठीक है, क्वीन लैंड्स, दक्षिण गंगोत्री कहाँ था, क्वीन मॉड लैंड्स। ठीक है, भारती स्टेशन कहाँ था, लसमान हिल्स, ईस्टर्न एंटार्क्टिका। और मैत्री सेकंड भी आपका कहाँ इनॉग्रेट होगा, ईस्टर्न एंटार्क्टिका। ठीक है, ये दो ऑपरेशनल है अभी और ये अपकमिंग है। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, इसके की पर्पस भी हैं लिखे हुए यहाँ पे, तो आप इनके ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट डाल लीजिएगा। बट आपको एटलीस्ट ईयर याद होना चाहिए और एटलीस्ट आपको स्टेशन याद होने चाहिए कि कौन सा स्टेशन कहाँ है। ठीक है, तो ये एंटार्क्टिका के स्टेशन है। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी सैटेलाइट, सुदर्शन चक्र, सैटेलाइट रेडार नेटवर्क की टू सुदर्शन चक्र। बेसिकली इंडिया का एक, जैसे आपने इसराइल का आयरन डोम सुना होगा, iron dome, right? Now this iron dome is a protective लेयर, जो आप इसराइल के ऊपर देखते हैं कि जितनी शॉर्ट रेंज जितनी भी हमारी मिसाइल्स हैं वो कैसे ब्लॉक हो जाती हैं इसराइल के जैसी, वो उसमें आते हैं, रेडियस में आते हैं। ठीक है, रेडार्स में आते हैं, वो उसको डिफ्यूज कर देता है, मतलब उनको काउंटर कर देता है। उस डिफेंस सिस्टम को क्या कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम, राइट। वैसे इंडिया भी क्या काम कर रहा है, सुदर्शन चक्र के ऊपर काम कर रहा है। नाउ सुदर्शन चक्र, India is developing Mission Sudarshan Chakra, a multi-layered national-wide air defense shield to monitor, detect and destroy enemy aerial threats। जैसे कि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कैसे एयर स्ट्राइक्स जो हैं एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो उसी को काउंटर करने के लिए सुदर्शन चक्र जो है, एक ऐसी हम एक डोम बना रहे हैं अपनी कंट्री के अराउंड, जो कि हमारा क्या करेगा, एयर डिफेंस मॉनिटर और एयर डिफेंस शील्ड का काम करेगा, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। द मिसाइल एम्स टू इंटीग्रेट रेडार, सैटेलाइट एंड डायरेक्ट एनर्जी वेपन इनटू सिंगल नेटवर्क डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सुदर्शन चक्र बेसिकली है क्या। ठीक है, स्कीम मत इसको मार्क करके आ जाइएगा। अच्छा, इसके साथ साथ पिछले महीने कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहे हैं डिफेंस में, उनको भी लिख लीजिए। जैसे अनंत शस्त्र, एक मिसाइल जो थी हमारी पिछले महीने न्यूज में थी। अनंत शस्त्र, ठीक है, इसको डेवलप किया है बीएचएल ने। ये कैसी मिसाइल है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, क्यू आर सेम बोलते हैं, क्यू आर सेम बोलते हैं इनको। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स मतलब जो आप लैंड से और सरफेस पे छोड़ सकते हैं, राइट। मतलब एयर में छोड़ सकते हैं, ऊपर वर्टिकली जो जाती है। ठीक है, मूविंग अहेड, हमारे पास कुछ ऐसी और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो हमेशा न्यूज में रहती हैं, जैसे आकाश हो गई। ठीक है, इनके नाम भी लिख लीजिए। अनंत शस्त्र तो आपने देख ही लिया है, एक आकाश है, बराक है,
बराक 8, राइट। S-400 है जो अभी न्यूज में थी काफी टाइम तक। ठीक है। त्रिशूल, त्रिशूल एक मिसाइल है। तो ये सारी मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू एयर की कैटेगरी में आती है। त्रिशूल इसमें से शॉर्ट रेंज, आप मान सकते हैं कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है। बाकी ये याद रखिएगा, ये तो हुई मिसाइल की बात। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी जो हैं डिफेंस से रिलेटेड, वो भी न्यूज में थी, तो उनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारी इस समय आपने सुनी होगी एक्सरसाइज कोंकण। ठीक है। एक्सरसाइज कोंकण, ये डिफेंस की जो जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो हम नेशनली और इंटरनेशनली करते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज या अमंग आर डिफेंस फोर्सेस। ठीक है। तो वो जो होती हैं, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कभी कभार आपके पेपर का पार्ट बन जाती है। ठीक है। तो डिफेंस डेवलपमेंट पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो एक्सरसाइज कोंकण अभी न्यूज में है। ये किस किस के बीच में होती है? यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में होती है। आप इतना ही याद कर लीजिए, ये काफी है। ठीक है। एक हमारी होती है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में, राइट। एक हमारी अभी रिसेंटली हुई है कोल्ड स्टार्ट। ठीक है। कोल्ड स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट क्या है? हमारी काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज है। जो इंडिया में ही होती है। ठीक है। इंडिया की एक्सरसाइज है, राइट। तो इसको याद रखिएगा। ये कुछ मेजर डेवलपमेंट है जो आपको पता होने चाहिए। और हाँ, एक हमारी शिप भी जो है अभी रिसेंटली पिछले वीक आपने सुनी होगी, जो हमारी सेकंड, एक सेकंड हटा देता हूं उसको, सेकंड ASW, एंटी सबमरीन शैलो वॉरक्राफ्ट शिप्स जो होती हैं, ये हमारी जो नेवल शिप्स है, ये आत्मनिर्भर जो हमारा प्रोजेक्शन है, मतलब हम जो खुद जो शिप्स बना रहे हैं उनके बेस पे हम इनको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। ASW, SWC सीरीज की सेकंड शिप जो है इंडिया ने अभी कमीशन करी है, जिसका नाम है अरनाला। जिसका नाम है, सॉरी, अंदरोन, राइट। फर्स्ट शिप कौन सी थी? फर्स्ट शिप थी अर्नाला। ठीक है। फर्स्ट शिप हमारी कौन सी थी? अर्नाला। सेकंड शिप कौन सी है? अंडरवुड, जिसे अभी हमने कमीशन करा है। ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड शिप विच वाज रिसेंटली कमीशन्ड इन INS। ठीक है। इंडियन नेवल सर्विसेज। तो इसके बारे में हम वैसे डिटेल में बात करेंगे, बट अंदरोड जो थी अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लास्ट लास्ट वीक आई गेस, राइट। सो ये इसके अराउंड थोड़ा सा याद रखिएगा। मूविंग अहेड। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सुदर्शन चक्र पे वापस आते हैं। तो इसकी में कंपोनेंट है रेडार, इसका एक कंपोनेंट है सैटेलाइट कंपोनेंट है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, इंटीग्रेशन है, और नेटवर्क डिफेंस है। ठीक है। तो रेडार की बात करें तो 600 से हजार सात 6000 से 7000 रेडार्स विल ट्रैक द हॉस्टाइल टारगेट बियॉन्ड द होराइजन। ठीक है। लॉन्ग रेंज डिटेक्शन इससे हो पाएगा। सैटेलाइट से हम सर्विलांस जो है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो है वो एनहांस कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में लेजर्स, माइक्रोवेव बीम्स, और न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स, मतलब ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। ठीक है। मिसाइल्स, एंटी ड्रोन टेक्निक्स, सॉरी टेक्नोलॉजीज, एयर डिफेंस गन्स, इन सबको इस शील्ड में यूनिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। और नेटवर्क डिफेंस में ऑल सिस्टम फीड इनटू वन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क शेयर्ड बाय आर्म फोर्सेस, DRDO एंड डिफेंस PSUs। ठीक है। इन सब के पास इसका एक
इन सारे जो ये इंटीग्रेशंस हैं, रेडार, सैटेलाइट, डायरेक्ट एनर्जी वेपन और हमारी ड्रोन्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, इसकी जो शील्ड है, इस सब का एक्सेस मतलब इसका कमांड एंड कंट्रोल जो है वो शेयर किया जाएगा आर्म फोर्सेस के साथ, डीआरडीओ के साथ और डिफेंस पीएसयूज के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा थोड़ा सा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन पूछ लेगा, किसके लिए यूज किए जा सकते हैं पेपर में। चलिए, सो नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द वीक इज पाकिस्तान ऑफर ऑफ पासनी पोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो पाकिस्तान ने एक पोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को दे दिया है ताकि यहाँ से जो अर्थ मेटल्स है या मिनरल्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके यूएसए को। ठीक है, सो इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव डन बाय पाकिस्तान। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो इसके पास ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट ये है चाइना का पोर्ट। चाइना ने इसको ऑक्यूपाई किया है अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अकॉर्डिंग चाइना और पाकिस्तान जो है वो ट्रेड कर सके, तो उसी के अंडर ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना के पास है। और इसी के साथ में लगता हुआ एक पोर्ट है हमारे पास, पासनी पोर्ट। पासनी पोर्ट जो है पाकिस्तान ने यूएसए को दे दिया है, यूएसए को दे दिया। ठीक है, सो इट इज अ इंटरनेशनल न्यूज, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एज अ टर्मिनल टू एक्सपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम इट्स इंटीरियर रीजन। ठीक है, इंटीरियर रीजन से यूएसए को ये मिनरल्स पहुंचाए जा सके। ठीक है, सो इसके अराउंड बेसिकली ये एक हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्वादर पोर्ट का है, पासनी पोर्ट का है, किस कंट्री में पड़ते हैं। ठीक है, और रिसेंट पोर्ट्स कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि इंटरनेशनल पोर्ट्स जो है वो न्यूज में है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान ने अभी इंडिया के साथ थोड़ा सा दोबारा से एक इनके बीच में थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी नियर सर क्रीक, जो हमारी एस्चुरी है, ये गुजरात रीजन में पड़ती है। ठीक है, ये एक एस्चुरी है, इस लैंड में पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा अपना जो है प्रेजेंस जो है वो दिखाना स्टार्ट करा था अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो सर क्रीक फॉर द पेपर्स पर्सपेक्टिव आपको इन पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है, अगेन मैं अपने पॉइंट को दोबारा रिपीट करूंगा, हम कंसाइज लाइंस को ही पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर क्रीक आपसे पूछ सकता है किस किस के बीच में है, तो इस सिंध रीजन जो है पाकिस्तान का और गुजरात रीजन इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सर क्रीक। सर क्रीक बेसिकली एस्चुरी है, किसकी एस्चुरी है भाई? इंडस रिवर की। इंडस रिवर जो अपना एक आप देखते हैं कि कराची के अराउंड और नीचे अरेबियन सी में अपना जो डेल्टा फॉर्म करती है, वहीं के आपको ये एस्चुरी देखने के लिए मिल जाएगी, सर क्रीक। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इंडिया ने क्या करा है कि फॉर्मुलेट करा है कि अगर आपका दोबारा से प्रेजेंस हमें देखने के लिए मिलता है इस रीजन में जो इंडिया का पार्ट है, तो फिर इंडिया जो है आपकी जोग्राफिकल जो सिचुएशन है अभी मैप पे, उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने उन्होंने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि आप यहाँ पे थोड़ा अपना मूवमेंट जो है केयरफुली करें। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए सर क्रीक है का बेसिकली किस किस के बीच में पड़ता है। चलिए, खैर मूविंग अहेड, अब बात करते हैं एबल प्राइज की। एबल प्राइज जो कि हाईएस्ट प्राइज है मैथमेटिक्स का, वो किसे मिला है? जैपनीज मैथमेटिशियन को मिला है, मसाकी काशिवारा। मसाकी काशिवारा। ठीक है, एबल प्राइज याद रखिएगा, हाईएस्ट प्राइज इन मैथमेटिक्स, मैथ्स का हाईएस्ट प्राइज है, किसे मिला है? मसाकी काशिवारा को। कहाँ के हैं? जैपनीज मैथमेटिशियन, जापान। ठीक है, ये याद रखिएगा। मसाकी ने क्या डेवलप किया है? बेसिकली इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की है डी मॉड्यूल की। डी मॉड्यूल एक थ्योरी है, एक मैथमेटिकल वे है टू स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि आपने अगर मैथ्स पढ़ी है 12th क्लास तक, तो आपको पता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन हम बेसिकली कैलकुलस में पढ़ते हैं, राइट? सो कैलकुलस में ना पढ़ के उनको एलजेब्रा में पढ़ से सॉल्व करना
का जो सिस्टम है इसको हम डी मॉड्यूल कहते हैं। वैसे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, एक सेपरेट क्लास में, इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास हम ले सकते हैं इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट, ठीक है। बट ये डी मॉड्यूल बेसिकली करता क्या है, रादर देन सॉल्विंग पर्टिकुलर इक्वेशन वन बाय वन, हम एक क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ इक्वेशन का या एंटायर फैमिली का बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं एल्जेब्रिक टूल्स के की हेल्प से, ठीक है। तो यही इसी को ही डी मॉड्यूल कहा गया है, ठीक है। तो इन्होंने डी मॉड्यूल पे काफी काम किया है, ठीक है। सो इनको इसके लिए क्या मिला है, एबल प्राइज मिला है, ठीक है। क्या मिला है, एबल प्राइज मिला है, ठीक है। बाकी डी मॉड्यूल के साथ साथ इनकी एक रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी थी, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी थी, एक क्रिस्टल बेसिस, ये सारे इनके वर्क्स हैं, ठीक है। क्रिस्टल बेसिस क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं क्रिस्टल बेसिस के बारे में, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ी, जब हमारे पास एल्जेब्रिक कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी सिमेट्री समझने के लिए या उसके अराउंड मैथमेटिक्स करने के लिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो थोड़ी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। सपोज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा पानी होता है, अब इसकी तो कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा फिक्स्ड शेप नहीं है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसकी सिमेट्री समझने के लिए या इसके अराउंड मैथमेटिक्स करने के लिए वाटर एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, राइट। सो क्रिस्टल बेसिस क्या कहता है कि अगर मैं इसकी फॉर्म को चेंज कर दूं आइस क्रिस्टल में, आइस क्रिस्टल में, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में अगर मैं इसको चेंज कर दूं, तो ये बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। एक तो जैसे अगर इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो आइस क्रिस्टल का फिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी सिमेट्री समझने में आपको आसानी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्लीन हो जाएगा और डिस्क्रीट हो जाएगा, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं उनको ये वर्ड्स पता होंगे, डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा, नॉन डिस्क्रीट डेटा आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, राइट। मोर और लेस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सिमेट्री या उसके अंदर मैथमेटिक्स जब हम करने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है हमारे लिए। बट अगर हम उसको क्रिस्टल बेसिस में डिवाइड कर देते हैं या छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही डिस्क्रीट और क्लीन स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। तो क्रिस्टल बेसिस थ्योरी यही कहती है, ठीक है। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन और डिटेल्स हैं, अगर आपको समझना है तो हम इसके ऊपर एक अगेन एक सेपरेट क्लास कर सकते हैं जिसमें हम ये सारी डिटेल्स को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो इस थ्योरी को 1990s में इन्वेंट किया था क्रिस्टल बेसिस में, ठीक है। क्रिस्टल बेसिस जो थ्योरी है, मसाकी काशवारा ने, राइट, अ न्यू वे टू रिप्रेजेंट क्वांटम ग्रुप्स, सिमेट्री ग्रुप्स यूज्ड इन क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में इसका सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ ना भी समझ आए तो एटलीस्ट आपको ये 3 वर्ड तो याद रखने हैं, और एबल लॉरेट प्राइज किसको मिला है, एटलीस्ट ये याद रखिएगा, ताकि ये सारी थ्योरीज कहाँ काम आने वाली है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी हो गई, स्ट्रिंग थ्योरी हो गई, या एल्जेब्रिक ज्योमेट्री हो गई, या क्वांटम फिजिक्स का सबसे ज्यादा रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में हर जगह ये जो तीनों थ्योरी है, ये अब आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। सो इन्हीं सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज के लिए, इतनी सिग्निफिकेंट वर्क के लिए इनको क्या मिला है, एबल लॉरेट प्राइज, ठीक है। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं नोबेल प्राइजेस की। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज है लिटरेचर में, जो एक हंगेरियन राइटर को मिला है, लाज्लो कार्नोहारकाय, कार्ज़नोहारकाय, राइट। लाज्लो जी को ये हमारे क्या है, प्राइज मिला है, एक हंगेरियन राइटर हैं, इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं, इनकी काफी सारी बुक्स और इवन बुक्स के ऊपर मूवीज भी बनी है, जैसे सेटन टैंगो एक बहुत ही फेमस मूवी भी है, बुक भी है, ठीक है। वॉर एंड वॉर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत फेमस वर्क करे हैं इन्होंने। तो इन्हीं रीजंस की वजह से इनको लिटरेचर नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। नोबेल कमिटी ने इनको क्या कहा है, कंपेलिंग विजनरी वर्क दैट इन मिड्स ऑफ एपोकलिप्टिक टेरर रिअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये इनको टैग दिया गया है, ऐसे सम्मानित किया गया है इनको, तो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, राइट। और नोबेल प्राइज 2025
इन लिटरेचर किसे मिला, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये फेमस बुक्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको काफी ज्यादा इनके बारे में डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। मूविंग अहेड, दूसरा नोबेल प्राइज मिला है हमारा नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। काफी कंट्रोवर्शियल था इस बार ये पीस प्राइज, ठीक है। तो ये दिया गया है मारिया मचादो को, जो एक अपोजिशन लीडर है वेनेजुएला में। जैसे इंडिया में आप राहुल गांधी जी को देखते हैं, जो अपोजिशन के हमारे पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर हैं, वैसी मारिया मचादो जो है ये वेनेजुएला में अपोजिशन लीडर हैं। इनको पीस प्राइज दिया गया है बिकॉज ऑफ हर tireless effort to promote democratic rights in her country and a peaceful transition to the democracy, right, in Venezuela. इनकी पार्टी का नाम है वेटे वेनेजुला पार्टी, वेंटे वेनेजुला पार्टी, सॉरी, राइट। और इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है बिकॉज ये पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बहुत फेमस है वेनेजुला में, ठीक है, अगेंस्ट दी अथॉरिटियन रूल ऑफ निकोलस, जो प्रेसिडेंट है वहां के, ठीक है, इनके अगेंस्ट काफी ज्यादा ये प्रोटेस्ट करती हैं, तो इसके लिए इनको क्या दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। अब बात करते हैं अगले नोबेल प्राइज की, जो कि मिला है केमिस्ट्री में 2025 में। ये तीन लोगों को मिला है, रिचर्ड रेप्सन, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, रिचर्ड रेप्सन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, सुसुमु कातिगावा ये जापान जापानीज साइंटिस्ट हैं, एंड ओमार यगाई जो जॉर्डन नॉर्थ अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, फॉर देयर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरी क्लास ऑफ मटेरियल। इन्होंने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी क्लास ऑफ मटेरियल को डिस्कवर किया है, जो कि है एमओएफ्स। नाउ व्हाट आर एमओएफ्स? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है, मेटल मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मेटल्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्होंने मिला के एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एमओएफ्स आर लाइक स्पॉन्ज, टाइनी स्पॉन्ज, टाइनी स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा ये। अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टाइनी स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, बना किस किस से है, किस किस चीज से बना है? मेटल आयन से बना है। मेटल आयंस जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और बहुत सारे मेटल आयन से बन सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो लिंकर्स हैं, वो कैसे लिंकर्स हैं, जो आप ये लिंकर्स देख रहे हैं, ये कैसे लिंकर्स देख रहे हैं आप, ऑर्गेनिक लिंकर्स हैं। ऑर्गेनिक लिंकर्स हैं, बेसिकली कार्बन बेस, कार्बन बेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे आपने आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने लेगो खेला हुआ, एक बच्चों के लिए एक आता है लेगो, 3D मॉडल बनते हैं काफी सारे पीसेस और लिंकर्स को ज्वाइन करके, तो वैसी कुछ ऐसा ये फ्रेमवर्क बनाया है, वैसी स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये काफी जगह यूजफुल है, अगर मैं इसके इसके यूज की बात करूं तो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है आज के टाइम पे ये, ठीक है, क्योंकि ये गैस स्टोरेज के काम आ सकता है। गैस स्टोरेज इन द सेंस, आप ये देख सकते हैं कि एमओएफ कैन स्टोर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, CO2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो ये क्लीन एनर्जी एंड कार्बन कैप्चरिंग में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ गैस सेपरेशन के लिए भी ये काम आता है, गैस सेपरेशन इन द सेंस एक गैस को दूसरी गैस से अलग करना हो, जैसे कि CO2 फ्रॉम एयर, ठीक है, अगर हवा में से मिक्सचर ऑफ गैसेस में से अगर CO2 को अलग करना हो, तो गैस सेपरेशन के लिए भी काम आ सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम आ सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल थिंग, जो मुझे लगी अपने आप में, कि एमओएफ्स कैन पुल वाटर फ्रॉम एयर इवन इन डेजर्ट, डेजर्ट जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा ड्राई कंडीशंस हैं, ठीक है, वहां पे भी ये एयर में से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा टूल देखने के लिए मिल सकता है, राइट। इनको हम व्हीकल्स में लगा सकते हैं, तो जो पॉल्यूशन एमिशन होता है उसमें से हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, तो काफी सारी जगह इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है।
कैटलिस्ट के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, ड्रग डिलीवरी में हेल्प करता है, होल्ड ड्रग इनसाइड द पोर्स एंड रिलीज देम स्लोली इन द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये उन स्पॉन्ज के जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं उसमें जहाँ पे ऑर्गेनिक लिंकर्स हैं, राइट, वहां पे ये ड्रग को होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बॉडी में जो है वो रिलीज कर सकते हैं। एनर्जी एंड सेंसर इंडस्ट्रीज में भी ये काम आ सकता है, ठीक है, डिटेक्ट केमिकल सेंसर्स इससे हम बना सकते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो हैं जहाँ पे इसका यूज हो सकता है, ये डिस्कवर किया है इन तीनों साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, एमओएफ्स के बारे में याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकता है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। मूविंग अहेड, थर्ड नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये मेडिसिन में मिला है, और ये मिला है अगेन, इसको तीन लोगों को दिया गया है, द थ्री साइंटिस्ट। एक है हमारी ई बर्नकाउ मैरी ई बर्नकाउ, फ्रेड राम्सडुएल और शिमोन सागागुची, ठीक है, सिमोन सागागुची। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा, राइट। इन तीनों ने क्या डिस्कवर किया है, एक बहुत ही अवॉर्डेड वर्क है इनका, इम्यून सिस्टम में। नाउ इन्होंने टी सेल और टी जन रेगुलेटरी सेल्स के बारे में डिस्कवरी की है। डिस्कवरी इन द सेंस उनके उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, और कैसे हम उनको हमें कैसे उनके बारे में स्टडी करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा इस पे लाइट जो है वो डाली है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। तो जैसे कि आपको पता है कि टी सेल्स क्या है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक पार्ट है। व्हाइट ब्लड सेल्स जनरली आपने पढ़ा होगा कि ये हमारी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यूनिटी मतलब आर इम्यून सिस्टम। अब हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है कि सपोज अगर ये हमारा बॉडी का सेल है, ठीक है, हमारी हमारी खुद की बॉडी का सेल है, और अगर इस पे कोई वायरस या बैक्टीरिया बाहर से आके बैठ जाता है, तो इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, यहाँ से वो व्हाइट ब्लड सेल यानी टी सेल्स को भेजता है। बेसिकली इस डिस्कवरी में हमें ये मिला है कि टी सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि वो यहाँ टी सेल्स आते हैं और इसको हमारी बॉडी से अलग कर देते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम, आपने देखा ही होगा, जैसे ही सीजन चेंज होते हैं आपकी बॉडी में आपको फीवर फील होता है, और कॉमन कोल्ड एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है वो अपनी इम्यूनिटी की हेल्प से सारे वायरस, टॉक्सिक्स और बैक्टीरियाज को हटा देती है, तो वो उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। अब उन्हीं इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमें अभी तक पता था व्हाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स में टी सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, टी सेल्स आर दी अटैकर्स ऑन द फॉरेन इन्वेडर्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है। जो बैक्टीरिया और वायरसेस हमारी बॉडी में आते हैं उनके ऊपर अटैक कौन करता है, टी सेल्स अटैक करते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या फाइंड करा है कि देर आर नॉर्मल टी सेल्स जो फाइटर्स हैं, ठीक है। जैसी आपकी बॉडी पे कोई बाहर से वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो टी सेल्स रिलीज होते हैं आपके सेंट्रल टॉलरेंस सिस्टम से, थाइमस से, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी में रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो टी सेल्स बेसिकली आपके अटैकर्स हैं, और इनको जब वायरस चला जाता है तो ये खुद की सेल पे अटैक ना करने लग जाए, ठीक है, खुद के सेल को ही वायरस ना मारने लग जाए, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टी रेगुलेटरी सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं टी रेग्स, राइट। सो ये टी रेग्स क्या काम करते हैं, इन टी सेल्स को सप्रेस करते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, या इनकी एनर्जी लेवल्स को कम कर देते हैं टी सेल्स की, राइट। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में जिससे ये टी सेल्स जो है वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, टी रेगुलेटरी सेल्स। अब ये सारा खेल जो है वो सेंट्रल टॉलरेंस सिस्टम में चलता है। happens central tolerance कहाँ है, central tolerance happen in thymus where the immature T cells that strongly reacts to cell। अच्छा, ये जो अगर टी सेल्स हैं ये अपना आप पे हमारी बॉडी के ही सेल्स पे अगर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस समय हमें क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है कैंसर्स, ठीक है। हम जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे जो इम्यून है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो ही म्यूटेट कर गया है कई केसेस में, ठीक है, और वो हमारी बॉडी को ही हार्म करने लग गया है। मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उन्हें ही फॉरेन सेल्स मारने लग गया है, कि फॉरेन इन्वेडर्स हैं। तो ऐसा केसेस भी देखे गए हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो ये टी सेल्स हैं इनको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से टी रेक्स की
सबसे सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो सेंट्रल टॉलरेंस में इन थाइमस वेयर immature T cells that strongly reacts to self are destroyed before entering into the bloodstream। ठीक है, थाइमस में ही क्या होता है, इमेच्योर टी सेल्स की ट्रेनिंग होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि थाइमस एक तरीके का ग्लैंड है, ठीक है, जहां पे आपके ये जो टी सेल्स हैं, इमेच्योर टी सेल्स हैं, अभी इनके पास सिर्फ अटैकिंग मोड है। ठीक है, कि अगर अगर आपने इनको भेज दिया कि सपोज इस वायरस को हटाइए हमारी बॉडी से, ठीक है, तो ये वायरस को हटाने के बाद हो सकता है ये अपनी बॉडी के सेल को ही हार्म करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दें, अपने बॉडी के सेल को ही मान लें कि ये फॉरेन इन्वेडर सेल है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो थाइमस में ही इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको मैच्योर बनाया जाता है। बट कुछ ऐसा होता है कभी कभार कि कुछ टी सेल्स ट्रेनिंग लेने के बाद भी इमेच्योर रह जाते हैं और वो क्या कर जाते हैं, हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम्स में रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे आता है हमारा टी रेक्स। नाउ टी रेक्स क्या है, टी रेक्स क्या करते हैं, टी रेक्स रेगुलेट करते हैं टी सेल्स को। ये क्या करते हैं, ये सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आप मान सकते हैं। जैसे कि आप एयरपोर्ट जाते हैं तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी चेक कराते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी चेक गलती से अगर आप पास कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इंसान पास कर लेता है जो कि सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो उसके लिए फिर क्या आता है, एविएशन पुलिस होती है जो उसको सेकंड लेयर की तरह, सेकंड प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये सेकंड लेयर का काम कौन करते हैं, टी रेग्स जो है ये काम करते हैं, दे इन प्रोवाइडिंग पेरिफेरल टॉलरेंस इन द बॉडी, इट इज अ काइंड ऑफ सेकंड लेयर ऑफ कंट्रोल इन द बॉडी। राइट, सो ये कुछ बेसिक फाइंडिंग्स इस जो स्टडी से हमें देखने के लिए मिली है, कुछ रिवॉल्यूशनरी फाइंडिंग्स हैं इस स्टडी की, जिसमें हमें पता चला कि टॉलरेंस लेवल बॉडी का कैसे वर्क करता है। राइट, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको इस थ्योरी से याद रखने हैं, जैसे रेगुलेटरी सेल्स जिन्हें हम टी रेक्स कहते हैं, स्पेशल सेल्स हैं, कैसा काम करते हैं, इम्यून पुलिस का काम करते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी कंट्रोल का काम करते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टी सेल्स दैट सप्रेस ओवर एक्टिव इम्यून रिएक्शंस। ठीक है, जो टी सेल्स जो ट्रेनिंग लेने के बाद भी थाइमस में इमेच्योर रह गए थे और ये गलती से हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले गए थे, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते थे, ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट कर सकते थे, इनसे हमें बचाता है कौन सा सेल, टी रेक्स सेल्स। अब ये टी रेक्स सेल्स को बनाने के लिए एक हमें चाहिए होता है फॉक्स पी थ्री जीन्स, जो एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फॉक्स पी थ्री जीन जो है ये मास्टर जीन है दैट प्रोग्राम्स टी सेल्स टू बिकम टी रेक्स। टी सेल्स को ही क्या बनाया जाता है, टी रेक्स बनाया जाता है, टी सेल्स को ही क्या बनाया जाता है, टी रेक्स बनाया जाता है। पर वो किससे बनेगा, फॉक्स पी थ्री जीन से। ठीक है, कि थाइमस में ही जो ओवर एक्टिव सेल्स हैं उनको कुछ टी सेल्स को ट्रेन करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टी रेग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर ये जो चेंज आता है, ये जो कन्वर्जन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, फॉक्स पी थ्री जीन्स की हेल्प से होता है। सॉफ्टवेयर कोड दैट टेल्स सेल्स टू बिकम पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, तो आप ऐसे नोटेशन से, एनालॉजी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन इन फॉक्स पी थ्री, अगर इस जीन्स में ही म्यूटेशन हो जाए तो पुलिस बनना बंद हो जाएगी, मतलब सेकंड लेयर आपकी गई और कुछ टी सेल्स जो है वो शायद आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में एंटर कर जाए, और जब ये ब्लड स्ट्रीम्स में एंटर करेंगे तो आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे आपका कैंसर हो गया। राइट, तो यहाँ पे म्यूटेशन ऑफ फॉक्स पी थ्री क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए। यही फाइंडिंग है, यही नोबल फाइंडिंग है। राइट, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रॉयड, chaos एवरीवेयर, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नाउ नोबल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं, explained how immune tolerance work in our body after T cells leave thymus। ठीक है, जब T cells थाइमस को लीव कर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये सिग्निफाई करती है इनकी थ्योरीज, इनकी स्टडीज। राइट, डिस्कवर द इम्यून सिस्टम ऑफ सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये सारी फाइंडिंग्स है जो आपको, अगर इफ इट इज गुड अगर आपको समझ आ गई है, अगेन अगर आपको समझ नहीं आती है तो डोंट वरी। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं फॉर द पेपर्स, इतना डीप में कभी नहीं पूछता है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपसे बहुत ही डिटेल और डीप क्वेश्चंस
यहाँ से देखने के लिए मिले आपको पेपर में, बट फॉर योर जनरल नॉलेज और एज अ प्रिकॉशन आप टी रेक्स बन सकते हैं, मतलब आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। नाउ नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में भी, किनको? तीन लोगों को। अगेन केमिस्ट्री में भी थ्री हैं, आपके मेडिसिन में भी थ्री हैं, और नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इसमें भी आपको तीन लोगों को देखने के लिए मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डी वोर्ट और जॉन मार्टिनेस। ठीक है, जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है, इन तीनों को क्या मिला है? फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। अगेन इन्होंने क्या करा है? क्वांटम फिजिक्स में एक डिस्कवरी करी है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, वैसे तो ऑल्दो ये बहुत ही डिटेल थ्योरी है, इसको समझने के लिए आपको बहुत बेसिक्स भी पता होने चाहिए और बहुत आपको इसके अराउंड की सारी स्टोरी पता होनी चाहिए, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। सो इनकी ये जो स्टडी है 1980 से चलती हुई आ रही है, और अब इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। सो बेसिकली इनकी थ्योरी क्या कहती है, जैसे हमें पता है कि क्वांटम फिजिक्स जो आपकी नॉर्मल फिजिक्स है उससे अलग वर्क करती है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हैं यहाँ पे। इन दी सेंस, जैसे हमें पता है कि हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। ठीक है, हम एटम को क्या मानते हैं? हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं। और इसी एटम से मिलके हमारा पूरा, हमने देखा है कि आपका चाहे वो टेबल हो, ग्लास हो, आपका ह्यूमन बॉडी हो, चाहे आपकी कोई भी चीज हो, वो किससे मिलके बने हैं? एटम्स। डिफरेंट एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं, देन कंपाउंड, और वो सब सारी चीजें आपने देखी, पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ के आए। ठीक है, तो आपके जो जनरल फिजिक्स लॉज हैं, चाहे वो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज हो, न्यूटन के मोशन के लॉज हो, वो सारे किस पे लगते हैं? आपके मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स पे लगते हैं, जो एटम से बनी हुई चीजें। बट देयर इज ऑल्सो सब एटॉमिक एलिमेंट्स। ठीक है ना, अगर हम इस एटम को भी तोड़ देंगे, इस बिल्डिंग ब्लॉक को भी तोड़ देंगे, तो उसके बाद हमें कुछ सब एटॉमिक एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड देयर आर मेनी मोर एलिमेंट्स, सब एटॉमिक एलिमेंट्स, राइट। तो सब एटॉमिक एलिमेंट्स के ऊपर जो फिजिक्स काम करती है, उसको क्वांटम फिजिक्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, बहुत ही बेस लाइन में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वांटम आपको समझ आया कि क्वांटम जब हम बात करते हैं तो हम सब एटॉमिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिनके अंदर जो फिजिक्स काम करती है वो शायद डिफरेंट हो सकती है। किससे? जो हमारी जो नॉर्मल फिजिक्स जो है, मोशन, न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, या लॉ ऑफ मोशन हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकता है सब एटॉमिक एलिमेंट्स पे लगे, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब एटॉमिक एलिमेंट्स पे वर्क नहीं करती हैं। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सब एटॉमिक एलिमेंट्स पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम टनलिंग को समझने के लिए बेसिकली ये एक क्वांटम मैजिक है, जो कि कहता है, इसको आपने काफी सारी वीडियोस में, अगर आप ये न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं या आपने पहले कहीं देखा है, तो आपको पता होगा, इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से, कि सपोज अगर मैं ए पॉइंट से कोई बॉल अगर वॉल पे थ्रो करता हूँ, तो ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बीच में बॉल है, राइट, सो इट इट विल बाउंस बैक, ये वापस बाउंस कर जाएगी। ये हमारा बेसिक फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स पे लगते हैं, ये हमें उससे पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाए, जबकि इनके बीच में एक दीवार हो, एक रेजिस्टेंस हो? अगर मैं बात करूं सब एटॉमिक एलिमेंट्स की, जब मैं बात करूं क्वांटम फिजिक्स की, तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि यस, इट इज पॉसिबल कि ये जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, जो सब एटॉमिक एलिमेंट है, ये बी पॉइंट पे पहुंच जाए, बावजूद इसके कि इनके बीच में आपको एक वॉल देखने के लिए मिल रही है, राइट। सो वॉल यानी कि रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, इसको ही क्या कहते हैं? टनलिंग कहते हैं। ठीक है, क्वांटम टनलिंग, इट इट इज अ मैजिक ऑफ क्वांटम, या इसको क्वांटम मैजिक भी बोला जाता है, राइट। आपको सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स पे वर्क करता है, सब एटॉमिक एलिमेंट्स पे वर्क करता है। इन साइंटिस्ट ने क्या करा है? इन साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बनाया है, जहां पे इन्होंने क्वांटम टनलिंग को प्रेजेंट किया है।
आपके सामने, मतलब आप यू कैन सी इट फ्रॉम नेकेड आइज, मतलब उसमें आप क्वांटम टनलिंग होता हुआ देख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अभी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है क्या? जोसेफसन जंक्शन इसको बोला गया है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, दो सुपर कंडक्टर लिए हैं ना। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर आपके ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनमें रेजिस्टिविटी जीरो होती है। अब आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी जब आपको थोड़ा सा हिंड्रेंस देखने के लिए मिलता है किसी भी फ्लो में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, चाहे वो आपके वाटर का फ्लो हो, या कार का मूवमेंट हो। रेजिस्टिविटी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक टर्म्स में आपको समझाऊं तो, जैसे इलेक्ट्रिक टर्म्स में ना समझाऊं तो, जैसे आपकी कार जब मूव करती है रोड पर, तो आप देखते हैं कि आपके जो रबड़ के टायर हैं वो कुछ सालों बाद श्रेड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, उसका रबड़ जो है वो घिस जाता है। तो वो क्यों घिसता है? क्योंकि रोड क्या है, एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, एयर जो है वो गाड़ी को फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, सरफेस, रोड का जो सरफेस है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपके टायर्स हैं, कार के जो टायर्स हैं जो कांटेक्ट में है सरफेस के, वो श्रेड कर जाते हैं, मतलब घिस जाते हैं। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, जिस मीडियम से हो रहा है, उस मीडियम में भी क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल रेजिस्टिविटी ऊपर या ज्यादा या कम हो सकती है, ठीक है। जैसे आप वुड में अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, तो वुड क्या है, एक इंसुलेटर है, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, मतलब फ्लो नहीं करती है, वहां की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो उस मटेरियल को क्या कहते हैं हम? इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। और जहां से आपका करंट इजीली फ्लो हो जाए, रेजिस्टिविटी कम हो, हिंड्रेंस कम हो, इलेक्ट्रॉन्स को कोई रोके ना, ठीक है, तो वहां पे हम क्या मानते हैं कि ये कंडक्टर्स हैं, मतलब इनके थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो है वो इजीली पास कर सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो जैसे कॉपर हो गया, कॉपर वायर आप देखते हैं, आप मेटल्स का जितने भी आप वायर्स देखते हैं अपने अराउंड, तो वो सारे क्या करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। ये हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, तो बेसिक। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो सुपर कंडक्टर्स इन्होंने यूज करे हैं, सुपर कंडक्टर्स आर कंडक्टर्स जिनके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ पे आप फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आप देखेंगे, जरा सा भी रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन्होंने एक ऐसी जोसेफसन जंक्शन बनाया है, ठीक है, सुपर कंडक्टर सिस्टम बनाया है, जिसमें इन्होंने दो सुपर कंडक्टर्स लिए हैं, उनके बीच में इन्होंने एक रेजिस्टेंस को रखा है, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है इन दोनों सुपर कंडक्टर्स के बीच में, राइट। और इसमें देखा गया है, नाउ इट इज अ मैक्रोस्कोपिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिक सर्किट आप देख रहे हैं, मतलब ये इतना बड़ा सर्किट है जो आपके पाम को कवर कर ले, ठीक है, तो पूरे पाम को कवर कर ले, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, ठीक है। तो एक मैक्रोस्कोपिक इवेंट हमें देखने के लिए मिला है, जिसमें देखा गया है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रेजिस्टिविटी को क्रॉस करके वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क कर रहा है, जबकि इनके बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है, फिर भी हमें यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको टनलिंग देखने के लिए मिल रही है, क्वांटम टनलिंग देखने के लिए मिल रही है, विच इज अगेन अ डिस्कवरी। और इसका जो यूज होगा वो सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स, जो मतलब काफी सारी जगह इसको क्वांटम फिजिक्स में काफी सारी जगह इसका यूज देखने के लिए मिलेगा आपको आगे, राइट। सो इट इज अ वेरी नोबल डिस्कवरी जो यहाँ पे देखने के लिए मिली है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। क्वांटम टनलिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक स्केल टू मैक्रोस्कोपिक स्केल, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, सिस्टम showing that the large visible system like superconducting circuit could exhibit quantum behavior like tunneling and energy quantization. They use superconductive materials and create a Josephson junction superconducting system where billions of pairs acted as a collective quantum object, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल जा सकते हैं आप इसमें। तो इसको अगेन, मेरे को टाइम चाहिए आपको ये पूरी थ्योरी समझाने के लिए, इस क्लास में पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वी कैन डिस्कस इट फॉर इन अ सेपरेट क्लास, ठीक है।
सो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, बट यस, when cool to the near absolute zero, they observe the system electrical state could tunnel through energy barrier. ठीक है, तो एनर्जी बैरियर मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ये दूसरी तरफ टनल हो जाते हैं, मतलब दूसरे कंडक्टर में टनल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इवन कि हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टनल हो गए इस सर्किट में, मतलब इस सुपर कंडक्टर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक टनलिंग, जिसकी वजह से इन तीनों साइंटिस्ट को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। आप, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। सो आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं इस हफ्ते के लिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट बिलो, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम अगले हफ्ते आएंगे, ठीक है। ऑल दी जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट होगी हफ्ते की, उनको हम कंपाइल करके कॉम्प्रिहेंसिवली क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।